सपना हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। नमस्कार, ये क्या हो रहा है। लाउड इंडिया टीवी के इस खास पेशकश में आप लोगों का स्वागत। मैं निशांत वर्मा आज इस चर्चा में मोदी फेल इस टॉपिक को क्यों लेके आया। मैं इस टॉपिक को इसलिए ले आया दोस्तों बिकॉज 6 साल से ऊपर हो गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है। हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स इत्यादि में मोदी जी ने खूब बातें करी, लेकिन आप जैसा टीवी पे रोज लगभग मुझे देखते हैं, मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आज एक चर्चा, 4 बजे है शाम के, 13 सितंबर रविवार, एक चर्चा की जाए, आप लोगों को बताया जाए उन लोगों का मंतव्य, उन लोगों का वक्तव्य जो रोज टेलीविजन पे या अथवा इस देश में कोई पोजीशन रखते हैं, इस बारे में बात करने के लिए, ताकि आप लोगों तक पहुंचे सही बात। इस चीज को समझने के लिए मैंने एक आज बड़े पैनल को इनवाइट किया है, और वो पैनल को इसलिए इनवाइट किया है ताकि किसी एक व्यक्ति की बात सिर्फ सुन करके यदि हम मान लें कि ऐसा ही होगा, तो फिर हम में और मोदी जी की बातों में फर्क क्या है। आज हम देख रहे हैं कि देश में महिलाओं की परिस्थिति, शिक्षा की परिस्थिति, किस हालात से हमारी देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था, ये सब जा रहा है। कोरोना काल है। कोरोना काल में आज की तारीख में 47.5 लाख पॉजिटिव का काउंट इंडिया में हो चुका है। 78,000 से अधिक कोरोना की मृत्यु होने का आंकड़ा खुद भारत सरकार ने दिया है। तो क्या अब देश में यह समय आ गया है कि मोदी जी को बाय बाय किया जाए? मोदी जी फेल? आइए इस पे चर्चा करते हैं। मैं आज उन सब मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूं जिनकी तारीफ काबिल बातें हैं। आइए तारुफ कराएं। हमारे साथ आज इस चर्चा में आपके लिए खास जुड़े हैं अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अभिषेक जी आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़े हैं तुषार गांधी जी। तुषार गांधी जी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं महात्मा गांधी फाउंडेशन के, और साथ साथ ग्रेट ग्रैंडसन हैं खुद महात्मा गांधी जी के। हमारे साथ जुड़े हैं रवि श्रीवास्तव जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। किसी भी चैनल पे आपने जब नजर उठा करके देखी होगी तो आपको सत्य की बात करते हुए मिले होंगे कई वर्षों से आशुतोष जी, जो कि एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन है। वी हैव मिस्टर सुमंत सी रामन right from Chennai, who is a political analyst, and we will have Mr. Rohan Gupta in the later course of time, who is the Congress spokesperson, और साथ में वो AICC के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, और इफ्रा जान जो कि श्रीनगर कश्मीर से जुड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत लाइव इंडिया टीवी के ये क्या हो रहा है, और आज के टॉपिक मोदी फेल। पहला सवाल मैं सीधा लेकर के जाऊंगा तुषार गांधी जी के पास। तुषार गांधी जी, हम सब जानते हैं कि बापू की इस देश में क्या इज्जत है। हम सब जानते हैं कि बापू ने इस देश के लिए क्या कुर्बानी दी, और मेरा पर्सनल मानना है, और मैं जानता हूं पूरे देश और दुनिया का मानना है, कि आज जो भी कुछ हम हैं वो बापू की देन है। सर, एक बात है कि 1947 से लेकर आज 2020 तक के बीच में हमने देखा है कि बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई तुषार जी। हर एक में कमियां थी, हर एक में खामियां थी, अच्छाइयां भी थी। लेकिन आज ये जो परिस्थिति खड़ी हुई है इस देश में, खास 2014 उपरांत, इसके बारे में क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि क्या आपके परिवार के रहे महात्मा गांधी जो हमारे देश के परिवार हो गए, हमारा देश उनका परिवार है, क्या ये उनका सपना था? उन गांधी जी का जिसका मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी इस्तेमाल करती है। आप इस बारे में कुछ रोशनी क्यों डालें, क्या डालें? देखिए, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं और टीका भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अहम बात है तो वो ये है कि जो बापू ने ही एक संदेशा दिया था जब पहली भारतीय सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी अंग्रेजों के दरमियान, आजादी के पहले, तो उस सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने बापू को कहा था कि हमें कोई संदेशा आप दीजिए कि हम हमारा कार्य किस तरह से करें। और उस वक्त बापू ने जो उनको संदेशा दिया था वो आज
बापू का तिलिस्म माना जाता है। और वो संदेशा ये था कि जब भी आप कुछ करना चाहो, जब भी आप कोई कदम उठाना चाहो, तो अपने जहन में उस व्यक्ति का चित्र उजागर कर लेना जो सबसे गरीब, सबसे लाचार और सबसे निराधार व्यक्ति आपके जीवन में आई हो, और फिर अपने आप से ये पूछना कि क्या जो आप करने जा रहे हो वो उस व्यक्ति के हालात को किसी भी तरह से बेहतर बना सकता है क्या, क्या उसे आत्मनिर्भर बना सकता है, क्या उसे स्वावलंबी बना सकता है, और क्या उसे उस लाचारी में से बाहर निकाल सकने में कामयाब होगा कि नहीं। और उसका उत्तर प्रामाणिकता से दीजिए, और अगर प्रामाणिकता से आपको उत्तर मिले कि हाँ फर्क पड़ेगा, तो समझिए कि ये कुछ आप जो करने जा रहे हैं उसका कोई मायना रखता है। वरना फिर अगर वो जवाब ना में हो तो ये समझना कि आप सिर्फ अपने अहंकार के लिए वो कदम उठा रहे हो, बिल्कुल बेमायने। और अगर उस मापदंड में आज की सरकार को और प्रधानमंत्री को हम इवैल्यूएट करें, तो आपने जो आज शीर्षक दिया है मोदी फेल, वो रूबरू और हूबहू सही बैठता है। क्योंकि जिस आदमी को जब कोरोना के टाइम की अगर हम बात करें, जो अभी हम लोग सब भुगत रहे हैं, तब बड़े शहरों से जब गरीब लाचार मजदूरों की हिजरत हुई, तब उस आदमी के दिल में कोई दया माया स्फुरित हुई हो ऐसा लगा नहीं। प्रधानमंत्री होते हुए भी अपनी लाचारी दर्शाते हुए बैठे रहे, और फिर आज अपना उदार दिल का चित्र दिखाने के लिए मोर को दाना खिलाते हुए चित्र अपने दिखा रहे हैं। तो ये दिखता है कि गांधी के मापदंड पे ये इंसान कितना नाकामयाब साबित हुआ। और मेरे लिए उससे बड़ी नाकामयाबी उसकी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी अगर ये देश को किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है, तो वो उसका जो सबसे गरीब और सबसे लाचार व्यक्ति है, जिसको बापू ने अंतिम आदमी कहा था, कि जो अंतिम आदमी है उसके तक अगर आप पहुंच नहीं सके तो आपका कोई मतलब नहीं है, कोई मायना नहीं है। तो उस मापदंड में वो कंप्लीटली फेल है। तुषार जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि बापू के सपने के आखिरी व्यक्ति तक ये बात जाए, आशुतोष जी मैं आपके पास आता हूं कि तुषार जी ने बिल्कुल सही बात कही कि महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि हर चीज भारत के अंदर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जिस तक पहुंचने का जिम्मा इस देश की सरकार को होना चाहिए। लेकिन आप तो मीडिया के खा रहे हैं मेरी भाषा में, क्योंकि मैं तो शायद जब नौकरियां करता था छोटी बड़ी, तब से मैं आपको टीवी पे देखता आया, और इसलिए देखता आया क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई मुझे मिलती थी। आशुतोष जी, सवाल यह है कि अगर आखिरी आदमी तक पहुंचाने की बात बापू ने कही थी, तो आज की तारीख में, जिसे मैं अपने शब्दों में कहता हूं, मैं रोज टीवी पे आता हूं, मैं कहता हूं कि डेथ ऑफ मीडिया, एक चलता है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन डेथ ऑफ मीडिया हो गया है, क्योंकि आखिरी व्यक्ति तक बापू ने दिया संदेश तो नहीं पहुंचता, लेकिन मोदी जी का झूठ, प्रोपेगेंडा और उनकी खामियों को बचाने का जो सिलसिला है, ये आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया है। एक तजुर्बेकार मीडिया पर्सन और पॉलिटिशियन के नाते आशुतोष जी, आप इस पे देश और दुनिया को कुछ आज स्पेशल बताएं। निशान जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, और 15 अगस्त 2018 को मैंने राजनीति को अलविदा कह दिया था, और अब मैं पूरी तरीके से पत्रकारिता में हूं और पत्रकारिता के माध्यम से ही अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि चूंकि गांधी जी से बात शुरू हुई है, तो गांधी जी के जीवन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था वो था सच। साक्ष्य और साक्ष्य और साधन के बीच में किसी तरीके से कोई उसमें द्वैत नहीं होना चाहिए, उनका साफ तौर पे कहना था। अगर आप पिछले 6 सालों के कार्यकाल को देखें तो 2 चीजें बड़ी स्पष्ट होती। पहली बात यह है कि सच को छिपाने की कोशिश की जाती है। लोग झूठ को छिपाने की कोशिश करते हैं, यहाँ सच को छिपाने की कोशिश की जाती है। और सच को छिपाने की जो एक कोशिश है, इस कोशिश में मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा
बहुत बड़ा हिस्सा उसका सिर्फ एकमात्र उद्यम है, उसका सिर्फ एकमात्र बिजनेस है, उसका सिर्फ एकमात्र धंधा है, उसका सिर्फ एकमात्र काम ये कि वो सच को छुपाए। अब देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त 3 सबसे बड़ी एक तरीके से अकल्पनीय संकट से गुजर रहा है, और आजादी के बाद तो मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा संकट है। पहली बात, एक स्वास्थ्य का संकट है, कोरोना का संकट है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख कोरोना पेशेंट पर डे हो रहे हैं, वो डेटा सामने है। दूसरी बात, इकोनॉमी का सवाल है, 23.9% नेगेटिव है, और इसमें अगर इनफॉर्मल सेक्टर को जोड़ लीजिए तो प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे लोग कहते हैं कि -40%। मैं -40 नहीं मानता, मैं कहता हूँ -30% भी है। जो हिंदुस्तान, जो दुनिया की तमाम जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है उसमें सबसे बुरी हालत में है, और हिंदुस्तान 1979-80 के बाद से पहली बार नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ को फेस कर रहा है। और जो 1 साल के अंदर है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कम से कम 10 से 15% की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एनुअल जीडीपी। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे सामने है। तीसरी बात ये है कि आप सीमा पर देख रहे हैं कि चीन जैसा एक मुल्क जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री ने 18 बार गलवैया की हैं और उनको झूला झुलाया है, वो आज लगातार आपकी जमीन पे बैठा हुआ है। और अगर आप इन तीनों घटनाओं को अगर आप जोड़ें तो कोरोना के बारे में क्या कहा गया था कि आपको तो उससे 27 मार्च 2020 को कि हमको तो सिर्फ 21 दिन दे दीजिए, महाभारत जो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन में खत्म होती है, हमको 21 दिन दीजिए, हम कोरोना खत्म कर देंगे। सरकार के जो टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन ने करीब 24 अप्रैल को कहा था कि 16 मई के बाद से इस हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं आएगा। और ये इसको जो फॉल्सिफिकेशन करने की कोशिश की गई, वो मीडिया में लगातार इस तथ्य को फॉल्सिफाई किया जाता है, और लगातार ये कोई संकट है, कोई क्राइसिस, इसको मानने के लिए तैयार आज का मीडिया नहीं, क्योंकि इस बारे में चर्चा ही नहीं क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों मीडिया ऐसा बन गया है? 30 सेकंड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 और क्राइसिस के बारे में बता के। इकोनॉमी के बारे में तो आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले, चुनाव के बाद कहा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है, बल्कि पिछले दिनों जब कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें भी कहा था कि आप अर्थव्यवस्था को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर चाइना, आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन आपकी जमीन में घुसाया है और उसने कब्जा कर लिया, और जो कहते हैं कब्जा कर लिया है उनको एक तरीके से गद्दार ये कहते हैं कि आप सेना का मोरल डाउन करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संकट के समय में मीडिया क्यों इस तरीके से नहीं करता? तो उसके 2 बड़े महत्वपूर्ण जवाब है। पहला जवाब तो ये है कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में डर में है, खौफ में है, दहशत में। जो संपादक है उनको लगता है कि उनकी नौकरी जा सकती है अगर वो सरकार से कोई सवाल पूछेंगे। जो मालिक है उनको लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और इनके छापे उनके घर में पड़ सकते हैं, उनका बिजनेस चौपट हो सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे करियरिस्ट जर्नलिस्ट भी आज की तारीख हमारे बीच में है जिनका चैनल सरकार फंड कर देती है, जिनको संपादक के पत्र बने रहे इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाती है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो देश हित से अलग हटके सिर्फ और सिर्फ सरकार हित में जुटे हुए, दूसरे वो लोग हैं जो डर और खौफ में। ये 2 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये वही मीडिया था जो 2014 के पहले मनमोहन सिंह की रोज सुबह से शाम आलोचना करता था, और आज एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का को छोड़ के, जो देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ सके। आशुतोष जी की बात बिल्कुल सही है, आशुतोष जी की बात बिल्कुल सही है। मैं उनको रोकता हूं क्योंकि मैं चलता हूं एक दूसरे पैनलिस्ट जो हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हैं, सुमंत सी रामन जी। सुमंत रामन जी, यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, द कंट्रीज इकोनॉमी, हाउ थिंग्स वर्क प्रीटी वेल. Today I wish that you tell the country through us that this Modinomics, which has been talked about at God knows what large scales, what happened and why? What happened to this Modinomics? Nishant ji, I think first of all, up to 2017 things were not too bad. I don't think that, because there were no major policy disasters on the economic front. After 2017, once demonetization happened, I think it has been downhill from there. Everybody says, you know, now it is an act of God. We could not have predicted COVID. The whole world is affected. But we had 4 quarters, in fact, more than 4 quarters of diminishing growth over the last 2 to 3 years. So it's not something that happened only now. So this is like saying that a train was already going downhill and COVID made it go faster. It was not that we were doing very well and COVID suddenly stopped us in our tracks. That is not right.
But the other point I want to make is everybody has discussed this about a million times. How demonetization, it is the very fact that demonetization is not mentioned by any of the either the prime minister or any other ministers anymore is itself proof of how what it actually was. I mean, if it was a master stroke, you should continue to mention about it. The second point is the flawed implementation of the GST. Again, everybody has known it. But let's come to the present. What is the problem today with the economy? The problem is, in my opinion, predominantly on the demand side. There is no demand. Simply because people are saving whatever little they have. Millions of people are losing their jobs and therefore they are unsure about the future and they don't want to spend. Now, in such a situation, what do you need to do? You need to get money in the hands of the people. Now, whether you give it as dole, whether you give it as a reduction in GST, I mean, there are many ways in which this can be done. But the fundamental problem is you need to get money to the people to stimulate demand. If you don't stimulate demand, then you can only supply side helping them, which is what the government seems to be focusing on by giving loans. Look, you are an industrialist, you are not able to sell what you have. After a point of time, will you keep on borrowing loans, taking loans and increasing your production? You need to sell, right? You need demand to pick up in the market. So the problem is somewhere there is a deep disconnect. The other problem is, first you have to accept that there is a problem. If you are not willing to accept, if even today the extent of the crisis in the economy does not seem to have been accepted by the government. I mean, it's like, okay, COVID happened, 3 months, everything was shut down, now everything is going to be all right, and we've already seen these green shoots in the economy. We've been hearing about it for the last 2 years now. Green shoots are coming, we can see this, we can see that. The point is, the most important thing is the feel-good factor. Right. Unless you can give a feel-good factor to the people, people don't spend. And what I understand. I completely take your point. Sumant, I completely take your point. And before I go to Abhishek Dutt, I must simply want to add for the viewers कि ये जो मोदीनॉमिक्स है ना, ये जो मोदीनॉमिक्स का जो फेलियर सुमंत जी ने बताया, ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है. जिन लोगों को गुजरात का पता है, मैं 30 साल गुजरात में लगभग रहा हूं, इतना बड़ा फेलियर वहां का मोदी जी का इकोनॉमिक फंडा रहा है, इसके लिए आपको उनके बजट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा. बट एनीवेज, आई टेक इट टू अभिषेक दत्त. अभिषेक, you are a Congress national spokesperson. I have a very straightforward question to you. The straightforward question is, Modi has failed India is absolutely clear. आप क्या दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने इकोनॉमिक्स का सुना, जैसे आपने ऑलरेडी बाकी बातों को सुन चुके हैं, लेकिन इनके सिवाय क्या आप कुछ लाइट देंगे कि कैसे बताएंगे कि मोदी जी का जो फेलियर है वो कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में कैसे है? See, first of all, I must thank you for this panel discussion. And you know, a lot of panelists have already mentioned few points which I don't want to repeat. But the line from which I want to pick up what Tushar Gandhi ji said about Mahatma Gandhi ji. He was very clear. He's talking about the last man standing, and we need to protect that person. In the last 7 years, someone who has been badly affected is that last man standing in that row. I'll give you a very small example. During coronavirus, when the whole migration movement was happening, Congress as an opposition was coming out with solutions, giving the government the solution. I'll give you a very small example where UP is concerned. We are offering them buses to ply the migrants, and they are checking details about the buses. Was that the priority of the government? Every time you talk against Modi ji, there is a certain narrative which is set within the media. They create a news to kill the news. And the sad part today is that TV journalists are not playing the role that they're supposed to be playing, where that fourth pillar of democracy is concerned. I remember one of your panelists was mentioning, I remember during UPA too, the way we Congress people were grilled by these TV journalists. We used to go for their, all these shows, and there was a very open discussion. Can you imagine any one reporter doing that today? The moment you do that, what happens after that? There are ED raids, there are CBI raids. The bad part is advertisement campaign of the governments. They stop giving ads to these newspapers the moment you criticize the government. So somewhere down the line, that whole criteria has to be changed.
People has to be exposed with the reality. Look at the GDP of our country today. Look at the unemployment today. Look at the corona cases which are going up today. Very soon we'll beat America. So we have to understand the basic. We have to understand the basic logic. Just by doing photo ops, just by giving good speeches, that is not the solution that this country wants. We are at a very, very critical stage, and if we collapse from now, it's going to be very difficult for India to come back. And we've already collapsed. आप ऐसे होस्टाइल एनवायरनमेंट में जहां मीडिया ऑपोजिशन का साथ नहीं देता है, जब मैं केंद्र की बात करूं तो ऐसे माहौल के अंदर जहां पे झूठ का प्रोपागेंडा चलता है, कांग्रेस कैसे इस चीज को ओवरकम करेगी? ना केवल कांग्रेस, ऑपोजिशन कैसे ओवरकम करेगी? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज केवल हम मीडिया तक सीमित नहीं है। अगर हम एक सोशल मीडिया को देखेंगे, जहां ट्विटर को देखेंगे, जहां फेसबुक को देखेंगे, या हम जो बाकी इन सब प्रचार के माध्यम को देखेंगे, मैं कहता हूं कोई भी एक व्यक्ति सच लिखने की जो हिम्मत करता है, कैसे कैसे अपशब्द उसको लोगों द्वारा बोले जाते हैं, कैसी कैसी बातें उसको बोली जाती है कि उसको इतना डिमोरलाइज कर दो कि वो बोलने की हिम्मत ही ना करे। आज अगर आप व्हाट्सएप को देखेंगे, या अभी जो जिस तरीके से फेसबुक का पूरा कैंपेन चला, जो व्यक्ति मोदी जी का कैंपेन रन कर रहा था, जो फेसबुक को हिट कर रहा है, व्हाट्सएप की एडवर्टाइजमेंट इसलिए रोकी जाती है कि सरकार अगर व्हाट्सएप के अगेंस्ट कुछ बोलेगी तो सरकार उनके परमिशन को रोक देगी। और कहीं ना कहीं सरकार को एक बहुत बड़ी सोच हिंदुस्तान को, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूं हमारी कंट्री की, हिंदुस्तान, अगर हमको हिंदुस्तान को बचाना है, जो इंडिया हमारा था, तो कहीं ना कहीं सरकार को बड़ी सोच रखनी चाहिए और सच का सामना करना चाहिए। आज की डेट में सरकार सच का सामना नहीं करती। मैं पिछले एक महीने से सामना करना चाहिए। बिफोर आई टेक अ ब्रेक, सच का सामना चाहिए कह रहे हैं अभिषेक जी। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मैं आता हूं रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि श्रीवास्तव जी, आपने तो ऐसे ऐसे हंगामे किए हैं, ऐसे ऐसी विसिल ब्लोइंग करी है। रवि जी, आप तो दुनिया में जाने जाते हैं कि आपने कैसे सरकारी महकमों को कपड़े उतार करके एक्सपोज किया है। मैं आपसे एक स्पेसिफिक, और इसीलिए मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल करता हूं। आप तो यहां तक कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ने वालों में से आपने अपना परचम झंडा उठाया हुआ था। सर, मोदी और करप्शन का क्या क्या सिनेरियो है देश को, जरा बताएं सर। सर, मैं आपको सिर्फ 2 शब्दों में बोल सकता हूं कि ये जो मोदी रिजीम है, ये सबसे करप्ट रिजीम इस देश ने देखा है। 1947 के आजादी के बाद से मैं समझता हूं सबसे करप्ट रिजीम अगर कोई आया है तो ये श्री नरेंद्र मोदी का आया है 2014 से। और ये क्या कह के आए थे, ये याद रखिए, ये कह के आए थे कि हम भारत को करप्शन मुक्त देश बना के देंगे। ये इनका पहला एक जो जिसे कहते हैं मैनिफेस्टो के अंदर से ऊंचा पॉइंट था कि हम करप्शन मिटा के देंगे पूरा देश के अंदर। क्या मिटाया इन्होंने? आप देखिए, जिस मुद्दे पे ये लड़के आए, 2G स्कैम, जिसके अंदर मंत्री भी जेल में गए, पता लगा कि वो 2G स्कैम तो हुआ ही नहीं था। 176 लाख करोड़ रुपए का स्कैम इस देश में सर हुआ ही नहीं था। MP जेल चले गए, मिनिस्टर जेल चले गए, और बता हाहाकार मच गया पूरे देश में। पता लगा कि वो स्कैम हुआ ही नहीं था। बोफोर्स, बोले हम बोफोर्स का स्कैम उजागर कर देंगे। आज सर 30 साल हो गए, उसके अंदर किसी का पता नहीं चला कि बोफोर्स स्कैम हुआ भी था कि नहीं हुआ था। अब आपको मैं थोड़ा इनकी कहानी शुरू कर दूं आके। सबसे बड़ा इस देश का पहला स्कैम 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के नाम से हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे इन्होंने क्या किया, कैसे कहते हैं? मैं कहता हूं आपको स्कैम कि इन्होंने क्या बोला, सारा ब्लैक मनी जो लोगों के घरों में दबा पड़ा हुआ है वो सब निकल के सिस्टम में आ जाएगा और देश खुशहाल हो जाएगा। जो रामदेव पहले बोल रहे थे कि यहाँ 400 लाख करोड़ रुपया तो विदेशों में पड़ा हुआ है भारतवर्ष का, और 15 लाख तो हर एक के अकाउंट में सरकार बनते ही आ जाएंगे। तो वो इन्होंने कहा वहां तो विदेशों का तो नहीं आ पाया, देश का ही निकाल लेते हैं। देश का निकालने के लिए गए, पता लगा कि 99.7% करेंसी रिजर्व बैंक की वापस खजाने में आ गई। और हुआ क्या, 140 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जो इंडस्ट्री डूबी तो वो आज तक उबर नहीं पाई है उससे। अगला स्कैम सुनिए, उसके 6 महीने पहले ही हमारे विजय माल्या साहब ने बैंकों का 10,000 करोड़ रुपया दबा लिया। और विजय माल्या साहब, उनका किंगफिशर एयरलाइन का घोटाला मैंने ही खोला था, और पूरा निकाल के मैं 6 साल पहले बोल चुका था कि ये आदमी डुबा देगा इस पैसे को। एयरलाइन बंद हो गई और उसके बाद वो
1 मार्च की रात को तेरा बैग लेके जेट एयरवेज की फ्लाइट से बड़ी शान से दिल्ली से लंदन चला दिया। मैं चला नहीं गया सर, भेज दिया गया। भेज दिया। मैं तो हर एक को भेज दिया गया ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे क्या मालूम वो कैसे चला गया। इतना बड़ा अपराधी 10,000 करोड़ का अपने आप चला गया। 2018 आ गया, उसके पहले हमारे रघुराम राजन साहब ने लिस्ट दे दी डिफॉल्टर्स की प्रधानमंत्री कार्यालय को कि भाई ये लोग बैंकों का पैसा डुबा रहे हैं, ये नहीं इसको वापस करने वाले हैं। सरकार उसके ऊपर बैठ गई, रघुराजन राजन साहब चले गए, सरकार बैठ गई उसके ऊपर, किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं रवि जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में भी दोबारा मैं इसमें आपको इस चीज पे तवज्जो दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, रवि जी मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहता हूं विद इन 30 सेकेंड। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने अपने वक्तव्य में बाबा रामदेव का नाम लिया जी। सवाल ये उठता है कि आप तो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, और ये चलिए एक सीधा सवाल आपसे मैं करता हूं, केजरीवाल साहब तो मरहूम शीला दीक्षित को जेल में डालने वाले थे, बिल्कुल कुछ किया नहीं, तो जरा सा देश को 30 सेकंड से बताइए कि केजरीवाल जी जिस तरीके से इन्होंने अपने बढ़ चल बोल करके, या सिर्फ ये सत्ता हथियाने के लिए राजनीति मोदी जैसी करी थी या कुछ और था? नहीं, थोड़ा सा फर्क था। 30 सेकंड फर्क ये था कि अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं है, नरेंद्र मोदी बेईमान है। और हुआ क्या कि अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उसे हाईजैक कर लिया गया, क्योंकि अन्ना हजारे के पास कोई पैसा नहीं था, पैसा केजरीवाल के पास भी नहीं था। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ। देखिए रवि जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ क्या कंपेरिजन। खैर ये ब्रेक लेने का टाइम है, ब्रेक लेने से पहले मैं अभिषेक दत्त जी का और सुमंत रामन जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्हें कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना है। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं, और तब हमारे साथ रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके होंगे, who is the AICC spokesperson as well as IT Media Cell Chief of Congress। अभी वापस। ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये क्या हो रहा है लाउड इंडिया टीवी की इस खास पेशकश में, जिसमें मोदी फेल पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए आशुतोष जी, इफ्रा जान, आई एम ग्लैड यू आर ऑन द शो, रवि जी बने हैं, और तुषार गांधी जी बने हुए हैं, और रोहन गुप्ता जी AICC स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस एंड IT मीडिया सेल जुड़ चुके हैं। रोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम पे। ये क्या हो रहा है, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा रोहन जी के, जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश को प्रेम से सींचा है और विश्व गुरु बना ही दिया है लगभग, तो भारत की इकोनॉमी, ग्रोथ, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, क्या रहा है, कांग्रेस किस तरीके से देखती है रोहन जी? देखिए निशांत जी, सबसे पहले जो आपने ये मुहिम उठाई है देश को बचाने की, मैं आपका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आपने जो कहा ये क्या हो रहा है, हम 6 साल से ये चीज देख रहे हैं, और मैं तो गुजरात से हूं तो इनको ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। महत्वपूर्ण चीज, अगर आप पूरी जो भी ये चीजें हो रही है, कॉमन चीज आप देखेंगे, एक है मजबूत छवि। जो पहला उनका एक जो स्लोगन था 56 इंच का, वो क्यों था? अब भाजपा की एक विचारधारा रही कि हमेशा उन्होंने देश को एक मजबूती दिखाई है कि हम आएंगे, कल हम रुपए को डॉलर के बराबर कर देंगे, काला धन हटा देंगे, करप्शन मिटा देंगे, काला धन सिस्टम में लेके टैक्स लेके आएंगे।
इनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी मजबूत छवि। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ना इनका एक्सपीरियंस है, ना तजुर्बा है, ना नियत साफ है, ना नियत है, ना काबिलियत है, फिर सिर्फ वोट पाने की चाहत है। ये बीजेपी को मैं समराइज करता हूँ। आप देखिए नोटबंदी इन्होंने की, जनरली क्या होगा, इतना बड़ा आप निर्णय लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको ये निर्णय लेना है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, you will take parliament into confidence, you will take opposition into confidence, but no, 56 इंच दिखानी है, रात को 8 बजे आना है और देश को दिखाना है, देखिए मोदी जी आ गए, कल काला धन पूरा चला जाएगा। फिर क्या हुआ, इतने लोग मर गए, 100 लोग, उनको डर लगने लगा कि हमारी 56 इंच की छवि एक्सपोज हो जाएगी, वापस देश के सामने आए। मित्रों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, नहीं तो मुझे चौराहे पे लटका दीजिए। जनता बाबू के उन्होंने 50 दिन दिए। फिर जैसे उनको लगता है कि अब उनका नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है, जो आज के दिन में भी ये हो रहा है, ये दूसरे काउंटर नैरेटिव लेके आ जाएंगे। उनके गोदी मीडिया के साथी हैं, आप उनको बड़ा प्यार करते हैं, पूरा देश जानता है। ये गोदी मीडिया के साथियों के साथ में देश का नैरेटिव कैसे चेंज करें, और कुछ भी करके वो अपनी गलती से वापस निकल जाते हैं। वही चीज जीएसटी में हुई, वही चीज हमने जैसे कोरोना काल की शुरुआत हुई, 21 दिन में हम कोरोना को भगा देंगे। अरे पूरा विश्व जिससे लड़ रहा है, आपको मालूम है कि एक सीरियस बीमारी है, उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं वो नहीं करना है, पर 21 दिन में भगा देंगे, वो मोदी जी को मालूम था। लॉकडाउन डाल दिया, पूरे देश की अर्थतंत्र खत्म कर दी। सबसे गंभीर चीज है चीन की बात। देखिए स्ट्रॉन्गमैन की छवि होना एक अलग चीज है, पर देश को उससे नुकसान चला जाए, ये बहुत बड़ा देश के साथ जो गद्दारी भाजपा ने की है, कि ये बताने के लिए कि हम मजबूत है, ये बोल दिया कोई गुस्सा नहीं है। ये जो देश के साथ गद्दारी है, मुझे लगता है देश इसको माफ नहीं करेगा। कितना भी अभी नैरेटिव चेंज करने की ये लोग बात करें, कितना भी दूसरी चीज लेके आए, देश की जनता अब जान चुकी है, यही मजबूत छवि इनको काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। और मुझे और आपको मिलकर ये देखना एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे देश को डैमेज ये लोग ना कर जाए। जाना इनका तय, पर कैसे देश की जनता को ये देखना है। कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी, मैं चलता हूं इफ्रा जान के पास। इफ्रा जान, आप श्रीनगर से जुड़ी हैं हमारे साथ, और बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पे आप डिबेट करती हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर की बात करती हैं, और हम सब उन बातों को समझते हैं। अभी आपने सुना रोहन गुप्ता जी को, उससे पहले आपने प्रोग्राम पे कई वक्ताओं को सुना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से कश्मीर, देखिए मैं मानता हूं कि 1947 से लेके आज तक कश्मीर जो है वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण है पाकिस्तान से आतंकवाद का इंपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया में आना। किसी तरीके से हमको अपनी जमीन तो स्वाभाविक है बचानी है। वहां के कई फैक्शन के लोगों में कुछ होस्टाइल भी हैं, बहुत ज्यादा भारत के प्रति, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इफ्रा जी, कि कश्मीर घाटी खास करके और अब लद्दाख, इस पे अब चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से जो हालात हैं, क्या किया है मोदी जी ने इन 6 सालों में जो आपको खुश होना चाहिए? देखिए, जहां तक निशांत जी मैं सबकी बात समझ पाई, एक महत्वपूर्ण बात सामने आई, वो ये कि इनका प्रोपेगेंडा एक चलता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और रियलिटी दूसरी होती है। मोदी जी का प्रोपेगेंडा ये है, और जो शायद ये पूरी को बताते हैं कि कश्मीर बहुत पीसफुल है, वहां डेवलपमेंट आएगा, वहां महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, वहां कश्मीरी पंडित वापस रिटर्न करेंगे, वहां टेररिज्म खत्म होगा, इसीलिए आप हमको सख्त कदम उठाने की इजाजत दे दीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी का प्रोपेगेंडा था। इस वजह से उन्होंने जो भी पूरी अपने देश को एकजुट करके एक सॉर्ट ऑफ एक मूवमेंट सी बनाई। लेकिन अब आप देखिए 370 हटाए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। निशांत जी, जो कोरोना काल में हम पूरे देश में आज देख रहे हैं कि 3-4 महीने से लॉकडाउन है, तो कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, आप भी समझ पा रहे हैं, जो लोग हजारों लाखों लोग देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कश्मीर में यही लॉकडाउन पिछले 1 साल, जब से 370 हटा है, 1 साल 1 महीने से है, यानी 13 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कश्मीर में बेरोजगारी का और यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद होने का क्या हाल होगा। जो देश में 3 महीने से हो रहा है, हमारे यहाँ 13 महीने से हो रहा है। तो जहां तक कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स था, कोई भी कॉमर्स है, उन्होंने असेसमेंट किया है कि हमारी स्टेट को जो है 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, नुकसान हुआ है तो बढ़ जाएगा। देखिए, ये नुकसान जो है बड़े हाईवेज और बड़ी टाटा बिरलास का नहीं हुआ है,
ये नुकसान छोटे छोटे उन महिलाओं का हुआ है जिन्होंने एक छोटा सा बुटीक खोला था, उसकी दुकान बंद हो गई। जिसने एक सूमो चलाया था, जिसने एक सूमो खरीदा था लोन पे कि थोड़ा टैक्सी चला लूं, उसकी टैक्सी बंद हो गई। जिसने कहीं पे छोटा सा सेब का बाग खरीदा था कि ये इस पे से सेब बेच लूं, उसका कारोबार बंद हो गया। तो आप और मैं तो निशांत जी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिसका ईएमआई भरना होगा, जिस इंसान की दुकान बंद हो गई, जिसकी नौकरी चली गई, वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो डेवलपमेंट का कहीं दूर दूर तक यहाँ नामो निशान नहीं है। शायद इसी वजह से निशांत जी एक इंटरेस्टिंग बात है जो अनफॉर्चुनेटली मीडिया हमको नहीं दिखाती। एक विरोध जो अभी तक आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था, वो विरोध जम्मू पहुंच गया है। जम्मू वाज अ बीजेपी बैस्टियन, वहां पे ये बहुत सारे वोट कमाते थे। वो विरोध अब जम्मू पहुंच गया है। जम्मू में रोज रोज आपको पता है वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इवन इन कोरोना, कि आपने टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगा दिया, आपने कुछ किया नहीं, आप कोई डेवलपमेंट उन लोगों ने नहीं देखी। और चूंकि जम्मू जो था वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, जम्मू एंड कश्मीर का, वहां की इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जो इंटरनेट बंद हो गया उसकी वजह से लोग जीएसटी नहीं बनाए, फाइनेंशियल बंद हो गया, जो अमेज़न के छोटे छोटे लोग थे वो बंद हो गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग बात करते हैं टेररिज्म की। आप कोई भी आंकड़ा पढ़ के देख लीजिए निशांत भाई, टेररिज्म में जो बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं गन उठाने के लिए, मिसिंग, उनको सर जो जेके पुलिस है वो उनको एक रजिस्टर में डालता है जिसमें वो लिखता है नेम्स ऑफ मिसिंग पीपल, और वो मिसिंग पीपल अक्सर एक फोटो चढ़ा देते हैं गन के साथ, वेयर दे से कि अब हम टेररिज्म को हमने ज्वाइन किया। आप देखिए श्रीनगर जो एक मिलिटेंसी फ्री जोन था जब तक कांग्रेस मैं आपकी इस पूरी बात को समझता हूं, और मैं इसको तुषार जी के पास लेके जाऊं उससे पहले मैं आशुतोष जी के पास लेके जाना चाहता हूं। आशुतोष जी, जो मीडिया दिखा रहा है इस देश के अंदर और जो ग्राउंड लेवल से हमको निकल के आ रहा है, जैसे इफरा बता रही है और भी दोस्त बताते हैं, सर मीडिया कर क्या रही है? क्यों कश्मीर को ये मोदी जी खत्म कर रहे हैं कि मीडिया खत्म कर रहा है कश्मीर? देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जो बात हम लोग कश्मीर के बारे में करते हैं और जो बात मीडिया में दिखाई जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि मीडिया में एक खास तरीके के नैरेटिव को बढ़ाया जाता है। वो नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि अगर टीवी चैनल पर कोई कश्मीर का अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उससे वो एक तरीके से दुश्मन की तरीके से बर्ताव किया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है, उसको इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है। और ये माना जाता है कि दरअसल जो टीवी चैनल पर डिबेट में हिस्सा लेने वाला जो कश्मीर का आदमी दरअसल वो आतंकवादी है। अब जब आप इस फ्रेमवर्क से अगर आप पूरी बहस को करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का एलिवेशन बढ़ेगा। तो आज की तारीख ये तो मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी की, आरएसएस की, मोदी सरकार की या हिंदुस्तान के एक बड़े तबके की एक सोच ये कि कश्मीर हमारे लिए सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया है, कश्मीर के लोग हमारे अपने नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि जब मीडिया भी, जो समझदार लोग हैं, जब वो भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जो एलिनेशन है वो एलिनेशन बढ़ता है। और ये एलिनेशन पिछले 6 सालों के अंदर लगातार बढ़ा है। जो लोग इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि 370 हटा दिया और कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया, वो धारा 370 का प्रश्न ही नहीं है। वो प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि क्या आप कश्मीर के लोगों को अपना मानते हैं या अपना नहीं मानते हैं। अगर आप अपना नहीं मानते हैं और फिर अगर आपके लिए सिर्फ ज्योग्राफी का एरिया है तो आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दरअसल इस नैरेटिव को टेलीविजन चैनल्स ने खास तौर पर बड़ा किया। अगर मेरे जैसा आदमी भी जो कम से कम 1990-91 से जिसने कश्मीर को जाके देखा, कश्मीर को कवर किया है, अगर मैं भी आकर ये बात करूं कि नहीं भाई साहब बातचीत करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो मुझे भी खुलेआम आप एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है और गद्दार घोषित कर दिया जाता है और जान से मारने की धमकियां देती है। ये मीडिया का आई एम श्योर। मैं जाऊंगा तुषार जी के पास। तुषार गांधी जी, आपने सुना? तुषार गांधी जी, ना केवल हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, ना केवल हमने देखा है कि बिहार में जब किस तरीके से बाढ़ के हालात होते हैं, ना केवल हमने देखा है कि लॉकडाउन में कैसे लोगों को मार मार करके पुलिस अपने जहां भी जा रहे हैं बेचारों की हालत कर, इसके उपरांत पूरे देश के हर राज्य में जिस तरीके की परिस्थिति पिछले कुछ 5-6 सालों में खड़ी हुई है, आप कुछ विजुलाइज कर सकते हैं? बापू होते तो क्या करते? देखिए, पहली बात तो आपने पूछा कि बापू होते तो क्या होते, तो बापू होते तो वो ये हालात को इस हद तक बिगड़ने ही ना देते, क्योंकि बापू की जो फिलॉसफी थी वो थी कि सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए, एपिडेमिक हो जाए तब तक बैठते नहीं रहते थे हाथ पर हाथ थामे बापू। इसलिए ये अगर बापू होते तो परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ने के लिए देते ही नहीं। तो वो बात तो वो है। लेकिन
मैं आपने जो आशुतोष जी से पूछा उस प्रश्न पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही देयर इज अ वेरी चिलिंग पैरेलल इन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया with what happened in the rise of Hitler in Germany, and how the media at that time played him up to be the savior of Germany, because Germany was feeling crippled after the sanctions and restrictions enforced on it after the First World War. And the German pride was at stake. And Hitler exploited that, and the media at that time built him up, saying that this is the man who's going to build up the German pride and make it the Vishwa Guru of that time. Yeah. And you must remember कि संघियों के जो प्रणेता है, जो आदर्श हैं, वो नाज़ीज हैं. उनका जो बाइबल बना है वो नाज़ी पार्टी के मैनिफेस्टो पर से लिया गया हुआ बाइबल है. तो हमने इसकी चिंता ज्यादा करनी है कि आज हमारा मीडिया वो हिटलर के राइज के दरमियान का जो मीडिया का रोल था जर्मनी में, वही हूबहू बना रहा है. तो क्या हम भी वहां पहुंचेंगे कि तुषार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. बर्बाद जरूर हो जाएंगे. तुषार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं. मैं सीधा लेकर के सवाल, बिफोर आई गो टू रवि श्रीवास्तव, मैं दोबारा लेकर के जाना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी के पास. रोहन गुप्ता जी, आपने सुना, जहां तक खुद तुषार जी का यह कहना है कि द बाइबल ऑफ आरएसएस इज फ्रॉम नाजीज. राहुल गांधी आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन वो पार्टी में लीड नहीं ले रहे हैं ऑफिशियली. प्रेसिडेंट की बात को लेकर के अभी तक असमंजस है. अभी हाल में आपके यहाँ रिशफलिंग हुई है, काफी चीजें बेहतर करने की आप लोग कोशिश करें. टास्क अपहिल है. इसमें कांग्रेस इस तरीके की नाजी सोच को बाकी पक्षों के साथ मिलके अथवा अकेले कैसे फतेह करेगी ये किला? देखिए निशांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और जो तुषार जी ने कहा, आशुतोष जी ने कहा, पूरा मूल जो बात है, ये जो लड़ाई विचारधारा की है. एक विचारधारा है जो हमेशा, अभी हम लोग ने एक सीरीज शुरू की है धरोहर करके, जहां पर हम पूरा जो हिस्ट्री है कांग्रेस पार्टी की और देश की हिस्ट्री, किस प्रकार से मिलकर हमने अंग्रेजों को हराया. तब भी वही नीति थी उनकी, फूट डालो राज करो. उनको लगता था कि एक बार भारत अगर बढ़ गया तो उनको जो भी एजेंडा अपना करना होता था वो लोग वो एजेंडा को इंप्लीमेंट करते थे. ये हिस्ट्री रही है कि जब भी देश में आजादी के पहले दंगे हुए तब तक टैक्स बढ़ाया गया, तब तक किसानों के ऊपर कर बढ़ाया गया, आम आदमी के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया, शोषण हुआ. तो ये एक सोच है कि एक तरफ लोगों को बांटो और दूसरा अपना एजेंडा को सक्सेसफुल करो. आपने देखा होगा निशांत, जब से कोरोना काल या उसके पहले राहुल जी और सारी कांग्रेस पार्टी, दूसरे विपक्ष डर के कारण या जो भी कारणों साथ नहीं भी दिया, कांग्रेस हमेशा लड़ी है. कोरोना काल की हम बात करें, डे 1 जब फरवरी 12 को जब ये लोग नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, राहुल जी ने ट्वीट किया और वो ट्वीट पॉजिटिव था कि ये बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, प्लीज इसके बारे में कुछ कीजिए. तब ये लोग महामारी को मानने के लिए तैयार नहीं था. लॉकडाउन की बात हो, अर्थतंत्र की बात हो, कहा कि गरीब की जेब में पैसा जाना जरूरी है. टिल द टाइम डिमांड इंक्रीजेस, इकोनॉमी नहीं चल सकती है निशांत जी. ये छोटे बच्चे को मालूम है, पर ये लोग क्यों नहीं कर रहे? उनकी जिद है, उनको ये कि हम थोपेंगे लोगों पे और राज करेंगे. जो डर की जो इनकी राजनीति है, जो नाजी वाली सोच बताई, उनको मालूम है कि जनता को बांटेंगे, जनता को डराएंगे, तभी हमारा राज चलेगा. जिस दिन जनता ने दिल की जगह दिमाग से सोचना चालू कर दिया, ये नाजी सोच 2 मिनट में देश से चली जाएगी. और यही कांग्रेस का एक संकल्प है. बहुत जल्दी इनके दिन खत्म होने वाले. मैं आपको आपके शो पे बोल के जा रहा हूं, जिस दिन देश में लोग समझ गए खत्म हो जाएगा. रवि श्रीवास्तव जी, रोहन गुप्ता जी का कहना है कि बस देश में लोगों को समझने की देर है, लेकिन सर आप तो खुद बहुत प्रिय हैं गोदी मीडिया के चैनल्स के. शाम को, दिन में, रात में, जब कभी भी चैनल कोई खोलता है तो एक पहचाना हुआ सा चेहरा जो मेरे बगल में इस समय ये चैनल पे है, वो दिखता है. रवि श्रीवास्तव जी, ये गोदी मीडिया, जिसको हम प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मोदी जी की गोदी में बैठा हुआ है. लेकिन सर एक बात बताइए, इस का तोड़ क्या है? क्योंकि हम, आप और भी पैनलिस्ट जो हैं, ये हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सत्य का राह पकड़ी जाए. जब कभी भी हम लोग डिबेट में होते हैं तो उस चीज को किस तरीके से झूठ जो है
उसको सत्य में ही बताया जाए, उनका जो झूठ है। लेकिन आप कुछ बता सकते हैं कि इस गोदी मीडिया का क्या इलाज है, क्योंकि आप देखिए तो सर, डॉक्टर हैं गोदी मीडिया के लिए। ऐसा है निशांत जी, हम और आप वॉरियर्स हैं, हम लोग सैनिक हैं, हम लोग सत्य के सिपाही हैं। और जिस तरह का युद्ध देश में चल रहा है गोदी मीडिया के थ्रू, अगर उस युद्ध को रोका ना जाए, उस युद्ध के खिलाफ खड़ा ना हुआ जाए, तो वो फैलता ही जाएगा। वो अपना ही नैरेटिव वो हर एक को बेचते रहेंगे। आप सुन ही रहे हैं, उस नैरेटिव को डिफीट करना, डिमोलिश करना उनके चेहरे पर, ये बहुत जरूरी है। ये रोल आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, आशुतोष भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, सुमन जी रमन भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये देख करके, क्योंकि जब मैं टीवी खोलता हूं और आप लोगों की शक्लें दिखती हैं, तो मैं सोचता हूं अरे सच जिंदा है। चलिए ठीक है, हम आपस में एक दूसरे की तारीफ तो करते रहेंगे, लेकिन आशुतोष जी के लिए ऐड करना चाहता हूं। और आशुतोष जी, मुझे पता है कि आपको जाना है, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं, और वो कमेंट मोदी फेल के नाम पे आप गोदी मीडिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी तरफ से एक संदेश। नहीं, देखिए, अगर ये बदलने वाला नहीं है, मेरा इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक आप भय से डरते रहते, तब तक भय आपको डराता रहता है। अभी मैं रोहन गुप्ता जी को सुन रहा था, मेरा मानना यह है कि इस देश के अंदर एजेंडा सेट है, इस एजेंडा को बदलना पड़ेगा। और इस एजेंडा को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा, और न केवल सड़क पर उतरना पड़ेगा, बल्कि आपको आगे बढ़कर ऐसे मुद्दों को उठाना पड़ेगा जिससे लोग जुड़ सके। दिक्कत इस बात के लेके हो रही है कि मीडिया क्या कर सकते हैं। मीडिया तो जो देख रहा है उसको अपने हिसाब से परोसने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरा कोई एजेंडा है नहीं, इसलिए वो उस एजेंडे के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी नहीं, और जनता उसको सोचने के लिए मजबूर कर भी नहीं पा रही। आपको याद होगा 2009-10 की बात है, अचानक अन्ना का आंदोलन खड़ा हो गया, और उसके बाद इस देश का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से बदल गया था। पूरा एजेंडा बदला इस देश का। तो सवाल ये कि एजेंडा तो वो अपना कर रहे हैं, पैरेलल एजेंडा कब होगा? जब तक वो पैरेलल एजेंडा नहीं होगा, तब तक कि मीडिया का जो तिलस्म है, जिस पर गोदी मीडिया है, वो एज इट इज बना रहेगा और उसमें बदलाव नहीं आने वाला। तो इसलिए आपने सुना हम कैसे? तो मैसेंजर जी, आपने सुना आशुतोष जी की बात? हाँ जी, प्लीज कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं कह रहा हूं हम लोग तो सिर्फ मैसेंजर हैं। हम और आप और बाकी बहुत सारे लोग टीवी पे आकर अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन अगर पैरेलल एजेंडा होगा जो उस एजेंडे के सामने खड़ा होकर उनको चैलेंज करेगा, तभी जाकर मीडिया का स्वरूप बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। बहुत गहरी बात करी आशुतोष जी। आपको जाना है, इसलिए आपका आशुतोष जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं सीधा पहुंचता हूं इफ्रा जान के पास। इफ्रा, आपने सुना कि किस तरीके से मीडिया कैसे प्रोपेगेट करता है, मोदी के फेलियर को छुपाता है, मोदी जी की सारी कार्यप्रणाली बेकार होती है। लेकिन कश्मीर को लेकर के मैं आपके पास इसलिए फिर आया हूं, 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं इस चीज को समझाने के लिए देश में कि क्या कश्मीरी पंडित, ये खास करके मैं ऑफ ट्रैक जाकर के उन लोगों के लिए मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्या कश्मीरी पंडित आज की तारीख में अगर रैली में आए, कश्मीर घाटी में जाए, सेफ है? क्या आप लोग उनको इनवाइट करते हैं? क्या आप उनको जीने रहने देंगे, या आप लोग नहीं करेंगे ऐसा? देखिए निशांत जी, आपका जो ये सवाल है ना, ये दिमाग जो सवाल जहां से आता है, माफ कीजिएगा, ये गोदी मीडिया के सवाल से आता है। आप क्यों ऐसा समझते हैं कि कश्मीरी पंडित अगर वापस अपने घरों में रहने आएंगे हमको कोई तकलीफ होगी? मैंने आपसे बार बार कहा है कि हम लोग कश्मीरी पंडित्स को वेलकम करते हैं, और मैं बिलीव करती हूँ कि यहाँ पे जो पीस है, उनकी सेफ्टी का जो ओनस है, वो हम पे एज कश्मीरी मुस्लिम्स पे रहता है। और अगर हम लोगों से कोई गलती हुई होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपोलोजाइज करती हूँ उन सबसे। मैं कहती हूँ कि अगर हमसे कोई गलतियां हुई भी हैं, आप हमको माफ कर दीजिए और वापस आ जाइए। और निशांत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत साइलेंटली, क्योंकि गोदी मीडिया ये चीजें दिखाता नहीं है, बहुत साइलेंटली कश्मीरी पंडित 370 हटने से पहले, काफी पहले से वापस चुपचाप आ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे घाटी में हालात जो है ठीक हो रहे थे, पीस आ रहा था, तो कश्मीरी पंडित चुपचाप एक साइलेंट रिटर्न ऑफ देम हो रहा था, जो सैडली आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। इनफैक्ट बस डिफरेंस ये है कि कश्मीरी पंडित जो है अब सर्टेन इलाकों में रहने भी लगे हैं, जैसे इंदिरा नगर, शिवपोरा, सोनवार, ये इलाके स्लोली कश्मीरी पंडित मेजोरिटी एरिया बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि जिस दिन पता चल गया कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम साथ में रहना शुरू कर दिए हैं और काफी हद तक लोग वापस आ भी रहे हैं,
तो उस दिन Okay. नरेंद्र मोदी की जो बिल्कुल, I entire get your game point. है कि हम कश्मीरी मुसलमानों से मैं रिवेंज ले आता लेंगे, हूँ रोहन जी there'll को। be no, you know, yeah. Completely understand. I'm in absolute agreement with you. yeah. मैं रोहन जी के पास चलता हूँ। रोहन जी, क्या हम ये जान सकते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर से बात निकल के आ रही है, इस पे आपका मैं एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी का जो फेलियर रहा है टुवर्ड्स कश्मीर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 की उनकी श्रीनगर की रैली मुझे याद पड़ती है। उसके अंदर उन्होंने आर्मी से माफी मांगने की बात को अपना वोट बैंक बनाने का तरीका इस्तेमाल किया था, और आज ये हालात हैं कि तोड़ मरोड़ के कश्मीर को रख दिया है। मेरी नजर से आप लोग कैसे डील करेंगे इस तरीके के कश्मीर की हालात को जो मोदी जी ने किया है? देखिए निशांत जी, जब मैंने मेरी बात की शुरुआत की, जब 56 इंच की छवि की जो बात की, मुझे लगता है जो कश्मीर में जो फेलियर है मोदी जी का, वो उसी बात से रिलेटेड है। देश का विश्वास ये कह के जीता कि हम कश्मीर में शांति बहाल करेंगे, आतंकवाद को हटा देंगे। जो उनका एजेंडा होता है, नोटबंदी हो या कश्मीर इश्यू का, बाय द टाइम रिजल्ट आए वो एजेंडा चेंज ही हो गया, तो कभी कोई उनका एजेंडा सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे लगता है जो आशुतोष जी ने बात किया, तुषार जी ने जो बात की, हर जगह से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है। आप ये समझे कि गोदी मीडिया पूरा नैरेटिव अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगा, नहीं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा निशा जी, लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए, 4 में से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, और वही राज्यों में आज सिर्फ एक राज्य में भाजपा की सरकार है, वो भी अलायंस गवर्नमेंट है, नॉट क्लीन मेजोरिटी। मतलब 4 में से एक भी स्टेट में उनकी क्लीन मेजोरिटी नहीं है। वो कितना भी हल्ला करे, कितना भी माहौल करे, लोग हकीकत समझ चुके हैं। कोरोना में जब 1 लाख केस हो रहे हो और आप बोलें कि हमने अच्छी तरह लड़ा, असेंबली हुई स्थिति, क्या देश को समझ नहीं आता है? चीन पूरा देश में घुसा हुआ है, सबको मालूम है। नहीं कर सकते, आपको लगेगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, देश की जनता जाग चुकी है। कांग्रेस एक विपक्ष के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं, हम सब मिलकर इसी तरह लड़ते रहें, वो पत्तों की महल की तरह बिखर जाएंगे। पर हमको लड़ना पड़ेगा, साथ में बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और सोशल मीडिया हेड होने के नाते मेरा सिर्फ एक काम है, सत्य को लाखों करोड़ों लोगों तक रोज रोज बार बार पहुंचाएं। उनके एजेंडा से हमारे मनोबल पे कोई असर नहीं हुआ है, ना होगा, और हम लोग जीत जरूर पाएंगे। बहुत खूब। ये थे रोहन गुप्ता जी। बहुत मुबारक आपको, आपकी इस मुहिम की शुरुआत जो कि आप मोदी जी को हटाने और झूठ को गिराने के लिए आपने शुरू करी। रोहन जी, आपका जुड़ने के लिए लाउड इंडिया टीवी पे धन्यवाद। मैं सीधा चलता हूं तुषार गांधी जी के पास। तुषार गांधी जी, लगभग मैं अपने आखिरी पड़ाव में हूं इस प्रोग्राम के, और मैं ये समझ पा रहा हूं कि जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि देखने वाला ये कहेगा कि भाई तुमने तो किसी बीजेपी वाले को बुलाया नहीं, वरना वो काउंटर करता। हाँ, तो मैंने नहीं बुलाया। उसका कारण ये है कि जब हम लोगों को गोदी मीडिया के चैनल से बुलाया जाता है तो हम लोगों की आवाज बंद फेडर से कर दी जाती है। ये खुली बात है। तो हम यहाँ पे उन लोगों को बुला करके फिर झूठ का प्रसार करें, ये मेरी कतई इच्छा नहीं थी। सत्य के नाम पे जिनको हम सौगंध लेते हैं, जिनकी बापू, मेरे ख्याल से वो भी अगर आज होते, ये मेरा अपना सोच है, तो वो शायद कुछ नहीं करते पर हंसते इन नालायकों पे। ये मेरे शब्द हैं कि भाई तुम लोगों ने किस तरीके से देश को बर्बाद ही नहीं, पता नहीं क्या कर डाला है। तुषार जी, मैं आपसे आपका एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, और वो इस बात पे चाहूंगा कि ये जो देश के हालात हैं ये सबके समक्ष हैं। बहुत से लोग नहीं समझ पाते इन हालातों को, क्योंकि अंधभक्ति उनकी भी है और उनकी भी है, हर जगह होती है। लेकिन अधिकांश जनता जो है वो अंध नहीं है, उसको सब दिखता है। गरीबी के चलते, नौकरी के चलते, शायद कमाने के, घर को खर्च पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा कर नहीं पाते इस बारे में। लेकिन आखिरकार सरकार तो वही लोग बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंडिया का है, इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए? मैं समझता हूँ कि एक तो जरूरी है कि रियल एम्पावरमेंट को, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमने बहुत करप्ट कर दिया है बहुत साल से, जब से हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में भी ला दी। कभी हम जाति के समीकरण को ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दों से ज्यादा मानने लगे, लेकिन
मैंने शुरुआत बापू के कोट से की थी, तो अंत भी मैं बापू के ही कोट से करना चाहूंगा, जो बापू ने ये कहा था कि अगर ऐसा लगे कि जो सरकार है जिसको हमने ही चुन के भेजा है वो लोगों के हित का काम नहीं कर रही है, और वो जो कर रही है उसमें लोगों का अहित है, तो मैं ये कहूंगा कि हर नागरिक का ये धर्म बन जाता है कि वो राजद्रोह करे। राजद्रोह तब उन हालात में राजद्रोह हमारा हक और अधिकार और फर्ज बन जाता है। ये अंग्रेजी में ज्यादा उन्होंने अक्सर कहा था कि when a government is seen to be implementing anti-people policies and actions, then it becomes the holy duty of the citizens to perform sedition against such a government. ये बहुत ही भारी, क्यों मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 6 साल में सेडिशन के केसेस एक हथियार के रूप में लोगों के ऊपर लगाए गए हैं हैरेस करने के लिए। आजादी के बाद इतने सेडिशन केसेस कभी नहीं हुए, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि जब सेडिशन बिकम्स, और उसमें देशद्रोह और राजद्रोह में बहुत फर्क है। हम राजद्रोह की बात कर रहे हैं और राजद्रोह बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि तुम्हारे देश में क्रांति के सारे जो क्रांति होने के लिए जो तत्व होने चाहिए वो एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते, लेकिन क्रांति नहीं हो रही। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आया है जब क्रांति होनी पड़ेगी। उर्दू में कहते हैं ना कि गदर का वक्त आ गया है, तो मुझे लगता है कि गदर का वक्त अब आ गया है। तुषार जी का ये कहना कि गदर का वक्त आ गया है, क्रांति का वक्त आ गया, ये अपने आप में एक बहुत बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। दर्शकों, इसको याद रखना चाहिए। तुषार गांधी जी, आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपका लाउड इंडिया टीवी की तरफ से इस प्रोग्राम ये क्या हो रहा है के लिए धन्यवाद करता हूं। ये थे तुषार गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र थे। सवाल लेकर के मैं चलता हूं इफरा जान के पास। इफरा जान जी, मैं अंतिम एक कमेंट आपसे चाहूंगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि वैसे तो बात करने के लिए इतने सारे पैनलिस्ट थे और मैं चले जा सकता था, 2 घंटा 3 घंटा इतना सब डिस्कस हो सकता है। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी मैं सीरीज लाऊंगा इसी चीज के लिए और डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। इफरा जी, आज की तारीख में जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वो वहां पे इंडिया को परेशान कर रहा है, और वैली में भी जिस तरीके से जम्मू में हालात हैं, जो मैं भी समझता हूं कि खुद अब जो हिंदू वोट बैंक कहलाता था जम्मू एरिया का, कटरा का इत्यादि का, पुंछ का, वो भी अब शायद मोदी से नाराज है, क्योंकि डोगरा जो है वो खुद उस स्टेटस, स्पेशल स्टेटस को जाने नहीं देना चाहते थे। जिस तरीके से चीन लद्दाख की तरफ आंख कर रहा है, मुझे आप वैली का भविष्य, पॉलिटिकल भविष्य बताइए, कश्मीर वैली का। देखिए, वैली का पॉलिटिकल भविष्य अनफॉर्चुनेटली ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो चाहती है कि वो एनसी और पीडीपी को यहाँ से हटा दे और वो दिल्ली से कुछ चुने हुए नुमाइंदों को यहाँ पे इलेक्शन लड़वा दे। और उनकी अनफॉर्चुनेटली निशान जी, ये बहुत पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे महबूबा जी और उमर साहब का ज्यादा सपोर्ट अगर ना भी हो, उनका कम सपोर्ट भी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक स्टेलमेट पे लगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोदी की जो सरकार है उनको कश्मीर की समझ नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस को यहाँ पे एक स्टेलमेट पे लाके रख दिया है, ना तो वो इनको हटा पा रहे हैं, ना तो इनके साथ काम कर पा रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था पंचों और सरपंचों को एज एन अल्टरनेटिव टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका क्या हुआ, सारे पंच और सरपंचों को सिक्योरिटी दी नहीं, उनको कुछ काम, कुछ क्लियर वैल्यूज थे नहीं, as everyone's pointed out, the government did not have a very clear plan. So all these panch and sarpanches sitting in Rajbagh in safe quarters, so there is zero administration on ground. So unless the central government actually lets the political leaders out, the political activity that starts has to be organic. It has to come from people. It doesn't have to be, I'm sorry to use the word colonial, where somebody else gets to decide who becomes the chief minister of our state. It's we, the people of this state, who will get to decide who becomes our chief minister. As long as that meddling, political meddling continues, as long as the BJP
constantly tries to interfere in the whole process. Unfortunately, I do not see a bright future. And also one last point, political process की जब हम बात करते हैं, when the central government has decided to, delegitimize the people, when it's decided to delegitimize PDP and NC, already established political parties, which is the party which it is ceded ground to. It is ceded ground to separatists and militants. I'm very sorry to say that. आप देखिए सेपरेटिज्म में इंक्रीज हो रहा है, इसी से भी बात कर लीजिए। आज एक एंगर है लोगों के घर, जब आप लोगों का इंटरनेट बंद कर देते हैं। एक 18 साल के बच्चे ने कुछ बोल दिया, आपको पता है निशांत जी, 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उन क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को, क्योंकि उन्होंने जर्सी पहनी, जिस जर्सी पे किसी मिलिटेंट का नाम लिखा था, दे आर सिटिंग अंडर UAPA, उन पे UAPA लगा दिया। आई वांटेड टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ डायलॉग्स इन अ कैफे, सिंपल सीरीज ऑफ डायलॉग्स, एंड आई वाज टोल्ड तुमको अरेस्ट होना है, तुम ये डायलॉग शुरू कर रही हो। देयर इज नो फ्रीडम टू स्पीक हियर। अगर यहाँ पे 4 लोग जमा हो जाएंगे निशांत वर्मा जी, यहाँ पे उन 4 लोगों को भी उठा दिया जाएगा। यू हैव नो आइडिया द काइंड ऑफ एंगर एंड द काइंड ऑफ how bluntly the state is acting in Jammu and Kashmir. अगर the number of people आपको उठा लिया जाएगा and the Supreme Court is going to say आप तो free है and the state government is not going to set you free, hundreds of people are in jail, who's going to respond for that, who's going to answer for that? There are children who have been put under PSA detention, और PSA में ना तो ये सरकार बेल देती है, ना तो कुछ चार्जशीट लाती है, ना कुछ evidence दिखाती है. So I don't see a future except the anger is rising, the resentment is rising, and I can't see it going anywhere but 1990s direction. Ifra, before I let you go on this from this program, आपने जो बातें कही सब दर्शकों ने देखी, मेरे दिमाग में घुस चुकी हैं. मुझे समझ में आ रहा है आप क्या समझाना चाहती हैं पॉलिटिकल फ्यूचर. सिर्फ मुझे एक चीज जाननी है, छोटी सी. पिछले साल जिस दिन आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया था, एब्रोगेट किया गया था, उससे पहले सडनली वैली में बहुत सारी फोर्सेस को एंटर कराया गया था, और फिर जैसे ही इंटरनेट बंद कर दिया, कनेक्टिविटी डाउन कर दी, जो लॉकडाउन इंडिया ने मार्च अप्रैल में देखा वो वहां पे उससे भी सख्त लॉकडाउन हो चुका था. और फिर देश को पता चला, और आप लोगों को नहीं, क्योंकि ना तो आपकी टीवी चल रही थी ना इंटरनेट, लेकिन हमको, बाकी पूरे देश को ये मालूम चला कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया है, आपके JNK संविधान को खत्म कर दिया है. क्या चल रहा था उस दिन दिमाग में कश्मीरियों के जो घाटी में? एक्चुअली उस दिन एक बहुत ही ज्यादा खौफ का, डर का माहौल था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक आम नागरिक जो है निशान जी, वो अपनी सरकार से सवाल करते हैं कि क्या रहा है, लेकिन सरकार इतने झूठ बोल रही थी कि एक आम नागरिक को पता ही नहीं था हो क्या रहा है. मुझे जवाब नहीं मिला. रुकिए इफ्रा जी, मुझे जवाब नहीं मिला. मैं खुद कश्मीर में रहा हूं कुछ समय, लेकिन वो टेररिज्म से जो हम कहते हैं उससे पहले की बात थी. इसलिए मैं जानता हूं कि 1988 के एंड से जो चीजें शुरू हुई, 89 में पनपी से लेकर के 2018 तक कश्मीर घाटी में रहने वाला कश्मीरी, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो खौफजदा ही रहा है. कितने सारे बच्चे होंगे जो बंदूक की गोलियों के साए में पैदा हुए, पले और बड़े, चाहे वो गोली फौज की चली हो टेररिस्ट की तरफ, या टेररिस्ट की चली हो आम इंसान और फौज की तरफ. कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग कश्मीर में ऐसे हैं, मेरे ख्याल से पूरी एक जनरेशन होगी बिल्कुल जो गोलियों के और बमों के साए में पैदा हुई और बड़ी हुई. इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, खौफ की बात जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, खौफजदा तो वहां के लोग बहुत समय से हैं. उस दिन क्या हुआ निशान जिस जी, दिन क्या चला दिमाग में, मैं वो कुरेद के निकालना चाहता हूँ. क्या हुआ था उस दिन लोगों के दिमाग में? वो एक अलग लेवल का डर था, वो एक खौफ, वो एक अलग लेवल का डर था. लोग जो है वो खाना और लोग जो है वो खाना, जी वो मैं आपको बता रही हूँ, लोग जो है उन्होंने राशन जमा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता नहीं था क्या हो रहा है.
गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों के पास ले लिया जा रहा था क्योंकि पता नहीं था कल चलने दिया जा रहा है, जंग हो रही है, क्या हो रहा है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया, लोगों ने सब लॉकडाउन कर दिया। लोग गैस सिलेंडर्स, आपको पता है, आप अगर एक विजुअल ये पेट्रोल पंप्स के, वहां पे लंबी लंबी कतारें थी क्योंकि किसी को इतना डर था कि कुछ, हम सिर्फ देख रहे थे कि फौज आ रही है, और अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि काफी फौज जो है सड़कों पे मार्च कर रही थी। तो वो जो एक अलग खौफ था, आप सोचिए बच्चों को स्कूलों से माएं लेके जा रही हैं, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के पास लिया जा रहा है, कैंसर पेशेंट्स को अस्पतालों के पास शिफ्ट किया जा रहा है। एक अलग लेवल का केओस था, एक बहुत, उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जी इफ्रा, आप जितने भी, आप तो श्रीनगर में रहती हैं और क्योंकि आप टेलीविजन पे आती हैं और अदरवाइज भी आपको हजारों लाखों लोग कश्मीर में जानते होंगे। निशांत वर्मा की निशांत वर्मा की तरफ से, इस देश की तरफ से हर कश्मीरी जो वैली में रहता है उसको ये बता दीजिएगा कि हमारी फौज से घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन हाँ, ये जो मोदी की फेल्ड पॉलिसीज हैं, इसके लिए ये देश तत्पर है कि कैसे कश्मीर में बिगाड़े हालात जो इनके हैं उसको बेहतर बनाया जाए। इफ्रा, आपका लाउड इंडिया टीवी के इस प्रोग्राम ये क्या हो रहा है में जुड़ने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं चलता हूं रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि जी, अब इस पैनल पे, देश में तो नहीं लेकिन इस पैनल पे बचे सिर्फ आप और मैं, तो जरा आज बात कर ली जाए, थोड़ा सा हटके, लेकिन यही मोदी पॉलिटिक्स और फेलियर ऑफ मोदी के बारे में। कि साहब, एक बात मैं जानता हूं कि मोदी जी ने 13 साल गुजरात में जो सीएम बन के शासन किया, उन्होंने गुजरात को डुबोया, ये मैं जानता हूं। गुजरात के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं था, जो भी था इन्होंने तो नहीं किया, जो भी था उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। एमएसएमई हो, बड़ी इंडस्ट्रीज हो, खत्म कर दिया। उसके बाद वो वाइब्रेंट गुजरात के नौटंकी के घोड़े के ऊपर, जैसे वो शाइनिंग इंडिया होता था पहले, उसके बाद घोड़े पे चढ़ करके उड़ करके ये पहुंच गए दिल्ली, ये बन गए प्रधानमंत्री। वो दिन और आज का दिन, ढेले का काम नहीं हुआ, ये मेरे शब्द है। ढेले का काम मोदी जी ने नहीं किया। पाकिस्तान के तो भैया गले मिलकर के बिरयानी खाने वालों में से निकले। उधर चीन के सामने लाल आंख करनी थी, मोदी जी लाल हो गई। तो मतलब पता नहीं क्या क्या इनके हालात कर रखे। लेकिन सर, ऑन ए सीरियस नोट, आई विश कि आप अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, जिस तरीके से आप सरकारों के सामने लड़े हैं, सत्य का सामना करते आए हैं, सत्य देश को बताते आए हैं, आज आप बताइए कि इसका इलाज क्या है। सर देखिए, जो अभी अभी हमारे साथ, मेरा फ्रेम नहीं आ रहा है, जरा मेरा फ्रेम चेक करा दीजिए। नहीं आ रहा है, आप दिख रहे हैं, आप बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो तुषार गांधी साहब अभी अभी कह करके गए हैं, मैं समझता हूं कि वो वक्त आ पहुंचा है। अभी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि क्या किया है, एक चीज जो कोई हमारे जितने ये नॉलेजेबल अच्छे पैनलिस्ट हमारे साथ थे, एक चीज बताऊं आपको कि एक मुद्दा जो है वो हम सब अभी मिस कर रहे हैं। वो मुद्दा ये है कि मोदी जी और उनकी सरकार ने बहुत सिस्टमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको खत्म कर दिया है। आप क्या करते हैं, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आपको हम सीबीआई से जांच कराएंगे, आपकी हम ईडी से जांच कराएंगे, आपको हम लोकपाल के पास भेज देंगे, आपका हम ये सजा देंगे। वो संस्थाएं पूरी की पूरी खत्म कर दी गई है। कैसे खत्म हुई? लोकपाल तो आया ही नहीं, 6 साल हो चुके हैं। वो तो मोदी जी प्रॉमिस करके गए थे मैनिफेस्टो में, वो आया नहीं। सीबीआई के डायरेक्टर को रात में 1:30 बजे निकाल दिया गया क्योंकि वो राफेल के ऊपर बहुत कुछ जानता था। वो देश के सामने गलती से ना आ जाए, उस आदमी को रात के रात निकाल दिया गया। अस्थाना साहब, जो मैं भी गुजरात में 1 साल रहा हूं, संदेशरा के एजेंट हुआ करते थे मिस्टर अस्थाना, जब वहां पे पोस्टेड थे, तो वो वहां से लाए गए कि उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए, बनाया नहीं जा सका, बीएसएफ में भेज के उनको डीजी बना दिया गया, और अभी वो सरकार के उनके सारे जो इंक्वायरी थी वो खत्म हो गई है, वो बना दिए। ऐसा ही काम ऑलमोस्ट जुडिशरी में भी हो रहा है। एक, मैं आपके संग में बहुत ओपनली बोल रहा हूं इस बात को, एक जाति विशेष के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए,
और वो सरकार के पक्ष में जो निर्णय है वो लगातार आपको मिलते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे आपका राम मंदिर डिसीजन हो, चाहे आपका राफेल डील का मामला हो, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, वो फैसले सरकार के पक्ष में होते जा रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खत्म कर दी गई हैं। तो आप अगर करप्शन करेंगे, आप चोरी करेंगे, आज पीएम केयर्स का कोई ऑडिट नहीं है, पीएम केयर्स के आरटीआई में कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि सवाल पूछने वाला अगर सवाल पूछ भी ले तो उसको जवाब मिलेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। रवि श्रीवास्तव जी, आपने जो बातें रखी हैं ये अति महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से इस समय इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग और बाद में जब इसकी रिपीट टेलीकास्ट इत्यादि देखने वाले लोग जो इस चीज को समझेंगे वो रवि श्रीवास्तव जी की इन बातों को गहराई से समझ पाएंगे। रवि जी, आपका मुंबई से हमारे साथ लाउड इंडिया टीवी पे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका समय निकालने के लिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरीके से आज आपके सामने लाउड इंडिया टीवी की इस खास प्रोग्राम ये क्या हो रहा है कुछ खास बातें रखी। बहुत इंपॉर्टेंट था ये जान लेना कि किस तरीके से तुषार गांधी जी, जो कि प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी के, उन्होंने किस तरीके से बताया कि अब क्रांति का समय आ चुका है। अब ये कोई बात हवा में बिना बेसिर पैर के कोई नहीं करेगा। हम सब चारों तरफ देख रहे हैं, हम सब इन हालातों से जूझ रहे हैं। आपके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया नाम की चिड़िया पे या अन्यथा सड़क पे आपको दम दिखाते हुए दिखेंगे। मान के चलिए वो 5% भी नहीं है भारत की जनता के, वोट उनको मिले वो एक अलग चीज है, लेकिन ये दम दिखाने वाले लोग 5% भी नहीं है। आपको बिल्कुल साफ बताया आशुतोष जी ने, इतना एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, उसने क्लैरिटी से बताया कि मीडिया किस तरीके से मिसलीड करता है, गलत दिखाता है। ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं, पर मुझे लाना पड़ा आशुतोष जी को ये समझाने के लिए कि आपके शायद दिमाग में नॉक नॉक दोबारा समझना है। आपने सुना इफरा जान को, कश्मीर के हालात, हम सब जानते हैं कि हमारी फौज मिलिट्री इज डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब हमारी सीमाओं को, हमारी जमीन को, हमारे लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आपने ये भी सुना कि आज की तारीख में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित अगर वैली में जाए तो कश्मीरी मुसलमान उसको गले लगा के साथ रखने के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। कौन नहीं जाने दे रहा? कौन ये कहता है कि वहां की इंफॉर्मेशन गलत है, इनपुट गलत है, वहां टेररिज्म ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पे? ये मैं बताता हूं कौन कहता है। ये वो लोग कहते हैं जो नकली कश्मीरी पंडितों के लीडर बने घूम रहे हैं टेलीविजनों पे। वो आपको गोदी मीडिया पे बैठ करके समझाते हैं ओहो हालत खराब है, लेकिन डाउन देयर वैली के अंदर, और अदर यू कैन से अप देयर वैली में मामला कुछ और है। आपने सुना सुमंत सिंह रामन जी को, he joined us from Chennai. He understands economy very well, economics also very well. So he did talk about the failure of Modinomics. कि मोदीनॉमिक्स, और मैं खुद जानता हूं इस बात को गुजरात में 30 साल रह के, कि मोदी जी ने इकोनॉमिक्स की जहां बात करी वहां समझ लो बट्टा बैठ गया, और वही वो देश के साथ कर रहे हैं। आपने सुना अभिषेक दत्त जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और साथ साथ रोहन गुप्ता वो भी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और आईटी मीडिया सेल के चीफ हैं। आपने उन दोनों को सुना कि किस तरीके से कांग्रेस बाकी पक्षों के साथ मिलकर के मोदी जी के झूठ को गिराने के लिए तत्पर है। रवि श्रीवास्तव जी मेरे फ्रेंड जुड़े हमारे साथ बंबई से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विसिल ब्लोअर हैं, विजय माल्या का पूरा कांड उन्होंने बाहर लाया था। उनसे आपने समझा कि मोदी जी और करप्शन का कैसे गलबइयों का साथ है। मैं इन सब का धन्यवाद करते हुए आज आप दर्शकों को एक आखिरी बात कहते हुए जा रहा हूं। ये देश गांधी का है और गांधी का रहेगा। महात्मा गांधी के दिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्लस जो मेरे संविधान की गाइडलाइंस, रूल्स और लॉज हैं, इनके तहत बहुत आवश्यक हो गया है कि ऐसी फोर्सेस जो गद्दी पे आके बैठ गई और काम नहीं करती, उनको उखाड़ के फेंकने के लिए खुद राम राज्य आए।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये क्या हो रहा है सोचिएगा। निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ।